हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी 91 की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, जबकि आपकी दिवाली स्पेशल चल रहा है। ये 5 दिन की लगातार 5 घंटे क्लास, और इस 5 घंटे में 5 दिन की क्लास में आपका संविधान का पूरा सफाया हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक से बढ़कर एक टॉपिक को मैं आपके सामने टॉप 14 क्वेश्चन लेके आया हूं, लगभग 40 क्वेश्चन की बेहतरीन श्रृंखला। इसको सभी लोग सॉल्व करिएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, संपूर्ण पॉलिटी का निचोड़ मात्र 5 घंटे यानी कि 5 दिन लगातार मास्टर क्लास आप पा रहे हैं। आज है डे 3 यानी कि तीसरी क्लास है, और तीसरी क्लास में आपको किस किस के टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे मैं आपको बता देना चाहता हूं। आप देख सकते हैं, सबसे पहला टॉपिक आपका महान्यायवादी कैग संसद से है, एक है फिर विधेयक एवं उनके प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे, पंचायती राज से क्वेश्चन मिलेंगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री से भी बेहतरीन क्वेश्चन आपको इस टॉपिक में देखने को मिल जाएंगे। तो सभी को नमस्कार भैया, स्वागत है सभी का। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज पॉलिटी की बेहतरीन क्लास, और इस क्लास को सभी लोग बेहतरीन तक अटेंड करिएगा, एक बार पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है ना। हमने आपको 1 बजे जो क्लास में लेता हूं उसमें आपको थ्योरी पढ़ाता हूं। अब थोड़ा सा 5 दिन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, जितनी भी चीजें हो तो फिर और मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए देख सकते हैं भैया, अपनी हिंदी एक नई पहचान, अपनी हिंदी गेट 299 सब पढ़ेंगे अपनी हिंदी। बिल्कुल ऑर्डर करने के लिए ये आपका कांटेक्ट नंबर दिया गया है, इस कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट करके आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। इस बुक की सबसे बड़ी खास बात जानते हैं क्या है? इस बुक की खास बात ये है कि इसमें है आपके 5000 कितने 5000 प्लस आपके अभ्यास प्रश्न आपके इसमें दिए गए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है हमारे सभी प्यारे स्टूडेंटों के लिए। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है भाई। कह रहा आपका लोकसभा का पहला आम चुनाव आपका कब हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था मेरे प्यारे भाई? आप देख सकते हैं कब हुआ था। 1949 में हुआ था, 1952 में हुआ था, 1950 में हुआ था, या आपका 1954 में हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को मैंने प्रैक्टिस भी कई बार बताया भी है और कराया भी है, और चीजें आपको याद भी होंगी। तो आप बिल्कुल देखिए और बताइए क्या हो जाएगा भाई। लोकसभा का जो पहला आम चुनाव है ये आपका कब हुआ था मेरे प्यारे भाई? ये आपका 1952 में। कब? 1952 में लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था, ठीक है ना। अगर हम पहले आम चुनाव की बात करें, आम चुनाव का मतलब क्या? लोकसभा का चुनाव। किसका? लोकसभा चुनाव। बिल्कुल, आम मतलब होता है जनता, आम मतलब क्या होता है? जनता, और इसी का मतलब क्या हो गया भैया, यानी कि लोकसभा चुनाव की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखिए जो आपका लोकसभा चुनाव है, लोकसभा की अगर बात करें, लोकसभा के बारे में कुछ जानते हैं? बिल्कुल भाई, इतने दिन से हमसे पढ़ते आ रहे हैं तो बिल्कुल रटा तो होगा ही। अगर हम लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा क्या है? ये संसद का निम्न सदन होता है। लोकसभा क्या होता है भाई? ये संसद का क्या निम्न सदन होता है। संसद का निम्न सदन होता है, संसद का निम्न सदन होता है आपका, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? लोकसभा का। और इसके साथ साथ और जान सकते हैं कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का मेरे प्यारे भाई? 5 वर्षों का क्या होता है? सदस्यों का कार्यकाल होता है। इसके साथ साथ और भी जान सकते हैं, अगर लोकसभा की बात कर रहा है तो लोकसभा में अगर थोड़ा सा चर्चा करें, लोकसभा संविधान के किस अनुच्छेद में आपका वर्णन आपका किया गया है? तो आर्टिकल 80 में क्या किया गया है, यानी कि सॉरी 81 है ना। ये मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं। ऐसे अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम भूल जाएंगे, तो देखिएगा आर्टिकल 79 में क्या है आपका संसद की बात किया है, आर्टिकल 80 में आपकी राज्यसभा, और लोकसभा आर्टिकल 81 में, है ना। एक ट्रिक के माध्यम से भी हम इसको याद कर सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? आर्टिकल 81 में क्या है भैया? आपका लोकसभा की बात करता है, जो संसद का कैसा सदन है? जो संसद का आपका निम्न सदन कहलाता है। इसको आप याद कर लीजिएगा। बात लोकसभा की आती है तो एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपको आगे मिलने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा, एक से बढ़कर एक कंटेंट मैंने उसमें दिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इसको आप बेहतरीन तरीके से आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा 1 वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठकें आवश्यक हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अब देखो भैया, कह रहा 1 वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठकें आपकी आवश्यक है? तो बिल्कुल देख सकते हैं भैया, 1 वर्ष में संसद में कम से कम कितनी बैठकें आवश्यक है? तो 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, या आपका 4 बार है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बताइए कम से कम कितनी बैठकें आवश्यक है? आवश्यक पूछ रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई। ये कह रहा आपका आवश्यक है। अगर आवश्यक की बात करें कितनी बैठकें, तो बिल्कुल याद रखना मेरे प्यारे भाई, कितनी बैठकें आवश्यक है? आपका 2 बैठकें आवश्यक। संसद की कम से कम कितनी बैठकें आवश्यक है? आपकी 2 बैठकें आवश्यक है ना। लेकिन
संसद की अगर हम बैठक की बात करें, जो संसद का बैठक होता है वो कितनी बैठकें होती हैं, ये भी आवश्यक तो 2 है, लेकिन होती कितनी है बैठकें ये भी आप याद रखेगा। कितनी बैठकें होती हैं संसद की, यानी कि संसद की कम से कम कितनी बैठकें होती हैं, तो 3 बैठकें होती हैं। कितनी? 3 बैठकें होती हैं। 3 बैठकें होती हैं, ठीक है। तो 3 बैठकों की अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे कौन कौन से हैं, आप बिल्कुल देख सकते हैं। पहला है कौन सा आपका भैया, आपको बिल्कुल पता होगा 3 आपके बैठकों की अगर थोड़ा सा बात करें, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है ना। एक होता है भैया आपका कौन सा, ग्रीष्मकालीन सत्र, ठीक है ना, ग्रीष्मकालीन सत्र, ठीक है ना, ग्रीष्मकालीन सत्र एक होता है, ठीक है। और एक होता है क्या भैया, एक बिल्कुल आपको पता होगा, एक होता है क्या आपका शीतकालीन सत्र, क्या शीतकालीन, या दूसरा आप मानसून सत्र लिख सकते हैं इसको, ठीक है, मानसून सत्र आप लिख सकते हैं, मानसून सत्र, मानसून सत्र हो गया। उसके बाद एक है क्या भैया आपका शीतकालीन सत्र, क्या शीतकालीन सत्र, ठीक है, शीतकालीन सत्र। तीनों को आप याद रखिएगा। अरे यार मिट गया ना, चलो देख लो फिर से। अच्छा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ग्रीष्मकालीन हो गया, उसके बाद फिर आपका क्या हो गया, मानसून सत्र हो गया, ठीक है, मानसून सत्र। फिर उसके बाद क्या हो गया आपका शीतकालीन सत्र। अब नहीं लिखूंगा मैं, चलिए ठीक है, इतना भाई इसको आप देख लीजिएगा। एक है भैया आपका ग्रीष्मकालीन सत्र है, और एक ग्रीष्मकालीन सत्र के बाद एक आपका, मैं यहाँ पर बोल दे रहा हूँ यार, एक ग्रीष्मकालीन सत्र है। ग्रीष्मकालीन सत्र के बाद आपका एक और कौन सा है भैया, एक है आपका मानसून सत्र है, और जो तीसरा है वो क्या है आपका शीतकालीन सत्र है। तीनों सत्रों को क्या करिएगा आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे भाई, आपसे क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिएगा। ये कह रहा है संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। आप बिल्कुल बताइएगा, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष, ठीक है ना, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है मेरे प्यारे भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, धुआंधार तरीके से आंसर करके बताइए, क्योंकि मैं आपका कमेंट देख रहा हूं और इस कमेंट में मैं आपको बताऊंगा भी क्वेश्चन भी, अगर कोई जवाब क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं उसका जवाब भी दूंगा। निश्चिंत होकर आप बेहतरीन तरीके से आप केवल प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो देखिए आपके किसकी बात करता है, ये क्या है आपका लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, या राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो लोकसभा लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो है ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है भैया। तो आपको बिल्कुल पता होगा मेरे प्यारे, बड़ा ही चर्चा में रहा ये, यानी कि क्या भैया लोकसभा अध्यक्ष, क्या हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। तो संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। आपको बिल्कुल पता होगा। तो लोकसभा अध्यक्ष की बात करेंगे तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, याद है कुछ, ये क्वेश्चन आपके पीटी एग्जाम में भी आपका आया था। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष मैंने कई बार आपको बताया और रटाया हूं, तो यही कह रहा हूं आप लगातार प्रैक्टिस आप करते रहो, अपने आप अच्छा परफॉर्मेंस आप कर जाएंगे, ठीक है। तो आपके पहले लोकसभा कौन थे भैया, जीवी मावलंकर, इनका नाम क्या है, जीवी मावलंकर, ठीक है। जीवी मावलंकर क्या है आपके प्रथम लोकसभा अध्यक्ष है, ठीक है ना। क्या है ये, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है भैया, आपके जीवी मावलंकर जी हैं। इसको आप जरूर से जरूर आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिस्क्राइब वाला क्वेश्चन नहीं है, केवल हमको प्रैक्टिस करना है चीजों को। और डिस्क्राइब वाला क्वेश्चन तो डेली आपकी 1 बजे वाली क्लास है, उसको आप तो देखते ही है ना। चलो अब देख लो भैया, ये क्या कर रहा है आपका, प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है। अब देख लेना, ये क्या करे, प्राक्कलन समिति की बात कर रहे हैं। प्राक्कलन समिति में संसद के किस सदन के सदस्यों से गठन आपका किया जाता है। तो दोनों सदनों के सदस्यों से गठित किया जाता है, या राज्यसभा के सदस्यों से गठित किया जाता है, लोकसभा के सदस्यों से गठित किया जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित किया जाता है मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल बताइएगा। यह कह रहा है आपका किसके सदस्यों द्वारा आपका गठन किया जाता है। बात कर रहा है प्राक्कलन समिति की, तो किसके सदस्यों द्वारा, तो जैसे प्राक्कलन समिति की बात करेगा आप याद करने वाला लोकसभा सदस्यों के द्वारा, किसके द्वारा भैया, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा क्या किया जाता है, यानी कि प्राक्कलन समिति में संसद के सदस्यों का गठन आपका किया जाता है। ये तीसरा वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर। ये आपसे क्या कह रहा है भाई,
क्वेश्चन नंबर 5 करा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? बताइए जल्दी से। करा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति आपकी कौन सी है? फटाफट बता दो भैया कौन सी है आपका। करा आपका प्राक्कलन समिति है, ये करा आपका प्रवर समिति है, लोक लेखा समिति है, या इनमें से कोई नहीं है? बताइए क्या आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 धुआंधार तरीके से आंसर करके बताना मेरे प्यारे भाई, ये क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि समितियों से क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपने वाले हैं। स्पेशल टॉपिक है आपके लिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये क्या करा है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट है इसकी समीक्षा करने वाली जो संसदीय समिति है वो कौन सी भैया? आपका लोक लेखा समिति। कौन सी? लोक लेखा समिति। मजा आ रहा है ना? ऐसे क्वेश्चन को आप पढ़ते चलोगे तो बिल्कुल अपने आप क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली जो संसदीय समिति है उसका नाम क्या है भैया? लोक लेखा समिति है। तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, आप ये क्वेश्चन और याद कर लीजिएगा। जैसे कह रहा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी किसको क्या बोलते हैं जानते हैं? इसको बोलते हैं कंप्ट्रोलर, ऑडिटर एंड जनरल। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं कंप्ट्रोलर, ठीक है ना, कंप्ट्रोलर, ऑडिटर एंड जनरल। ठीक है, कंप्ट्रोलर, ऑडिटर एंड जनरल यानी कि कैग बोलते हैं, कैग, जिसकी नियुक्ति आर्टिकल 148 के तहत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है मेरे प्यारे भाई। कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है इसकी नियुक्ति। किसका? कैग का, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, जो संविधान के आर्टिकल 148 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कह रहा है लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार आपका बुलाया जाता है? लोकसभा का सत्र, लोकसभा का जो सत्र है ये एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार आपका बुलाया जाता है मेरे प्यारे भाई? बताइए कितनी बार बुलाया जाता है? तो 2 बार, 3 बार, 4 बार या 6 बार? लोकसभा की सत्र एक वर्ष में कितनी बार आपका बुलाया जाता है? इस क्वेश्चन का बेहतरीन तरीके से आप जवाब दे सकते हैं भाई, कितनी बार बुलाया जा सकता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, अगर लोकसभा की बात करें कितनी बार बुलाया जा सकता है तो आपको बिल्कुल पता होगा, ये आपका 2 बार बुलाया जा सकता है। कितनी बार? 2 बार। 2 बार से अधिक नहीं, अगर 2 बार से कम भी नहीं, ये भी आप याद रखिएगा। यानी कि 2 बार से अधिक हो सकता है लेकिन आपका कम नहीं हो सकता है। बैठकों की अगर बात करेंगे, अगर 2 बार में इन 2 बैठकों में अगर आप नहीं आते हैं तो आपकी सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी या समाप्त अपने आप हो जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखना भाई। ये कह रहा है आपका लोकसभा का सत्र एक वर्ष में कितनी न्यूनतम कितनी बार आपका बुलाया जाता है? तो 2 बार आपका बुलाया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है ना, तो 2 बार आपका बुलाया जाता है। तो ये आप क्वेश्चन को, यहां से क्वेश्चन को आप याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और लोकसभा का सत्र वाली बात है, और सत्र आप लोग जानते हैं आपका मानसून सत्र, आपका शीत सत्र है, और एक आपका कौन है? ग्रीष्मकालीन सत्र। तीनों सत्र को आपको पता होगा। इन तीनों सत्रों में से अगर 2 सत्रों में नहीं आते हैं तो सदस्यता क्या हो जाएगी? अपने आप समाप्त हो जाएगी, है ना। चलो भैया अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहे और बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस को हमारे साथ सॉल्व करते रहें, उसके बाद फिर और मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के सामने लग चुका है। यह कह रहा है भारत में शून्य काल में संसद में हस्तक्षेप की प्रथा का प्रारंभ आपका कब हुआ है? करा भारत में शून्य काल में संसद में हस्तक्षेप की प्रथा का प्रारंभ आपका कब हुआ मेरे प्यारे भाई? बताइए आपका कब हुआ है? करा 1962 में हुआ है, 1964 में हुआ है, 1975 में हुआ है, या 1984 में? शून्य काल की बात करें तो शून्य काल में संसद में हस्तक्षेप की प्रथा का प्रारंभ आपका कब हुआ है मेरे प्यारे भाई? जल्दी से बता देना ये आपका कब हुआ है। तो आपको बिल्कुल पता होगा ये आपका कब हुआ है? 1962 में। कब भैया हुआ है? 1962 की बात है। और 1962 में यानी कि भारत में शून्य काल में संसद में हस्तक्षेप की प्रथा का प्रारंभ आपका हो गया है 1962 में। इसको आप याद रख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुट अप कर सकते हैं। देखिए शून्य काल की अवधि की बात किया जाए तो जो शून्य काल की अवधि होती है कितने घंटे की होती है? 1 घंटे की होती है। जो शून्य काल की अवधि होती है, शून्य काल की अवधि, शून्य काल की अवधि क्या होती है भैया? कितने घंटे की? शून्य काल की अवधि 1 घंटे की होती है। ठीक है, 1 घंटे की होती है। ठीक है, 1 घंटे की होती है शून्य काल की अवधि। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके साथ साथ और देख सकते हैं और इसमें क्या खास बातें हैं।
शून्यकाल ये किसकी देन है, किस देश की देन है ये शून्यकाल, ठीक है। आपको पता होगा ये जो शून्यकाल देन है, शून्यकाल भारत देश की देन है। किसकी देन है भैया, भारत देश की देन है, भारत देश की देन है, ठीक है। तो बिल्कुल इसको आप याद कर सकते हैं, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप कर सकता है, ठीक है। चलें आगे, चलिए ये केवल हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई, प्रैक्टिस, और ज़्यादा डिस्क्राइब चीज़ों को नहीं किया जा रहा है, केवल आपको प्रैक्टिस बताया जा रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है आपके एग्जाम के लिए। और लगातार हम लोग जो डेली क्विज सॉल्व कर रहे हैं, 1 बजे जो थियरी पढ़ रहे हैं उसी का प्रैक्टिस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन को गलत मत करना भाई, ठीक है। तो चलिए देखिए, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की बैच स्टार्ट हो गई, कंप्लीट कोर्स है मात्र 999 रुपये में। ज्वाइन होने के लिए बिल्कुल इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप कॉन्टैक्ट होके आप इस बैच से आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लो भैया, क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आप देखिए क्या करा भाई, करा आपका प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया भैया, वो प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया वो कौन था भाई, वो कौन था जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो बताइए आपका VR झाखड़, GV मावलंकर, हुकुम सिंह या आपका KS हेगड़े। बताइए प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वह आपका कौन था। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई, ये कौन था, फटाफट एक बार कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए तो बहुत ही बढ़िया, सभी का जवाब हम देख रहे हैं भैया, और देखेंगे भी, क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि बेहतरीन तरीके से ईमानदारी के साथ चीज़ों को आपको बताया जाता है। तो आपको ये भी उम्मीद करता हूँ आप बेहतर से बेहतर आप रिजल्ट भी दोगे। रिजल्ट यानी कि ये समझ लीजिए आपका टेस्ट ही है। तो देखिए इस क्वेश्चन का देखिए जवाब क्या हो जाएगा। जो प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो कौन था आपका, तो GV मावलंकर, GV मावलंकर, इनके खिलाफ सबसे पहले क्या किया गया था, अविश्वास प्रस्ताव पहली बार आपका लाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव की हम थोड़ा सा बात करेंगे तो इसको आप जरूर मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या करेंगे, आप याद कर लेंगे। GV मावलंकर की बात, इनका पूरा नाम क्या भैया, गणेश वासुदेव मावलंकर। क्या नाम है इनका, गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है, याद करिएगा। इनका नाम क्या भैया, गणेश वासुदेव मावलंकर यानी कि GV मावलंकर, ठीक है। इसके साथ साथ आप याद कर सकते हैं, अगर वर्तमान समय में आपसे पूछेगा करेंट टाइम में बताइए कि इस समय वर्तमान समय में आपके लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो याद कर लेना मेरे प्यारे भाई, अगर वर्तमान में अगर लोकसभा अध्यक्ष की बात करेगा तो उनका नाम क्या है, बताइए फटाफट कमेंट करके। तो ओम बिरला ही तो है ना भाई। कौन है आपके वर्तमान में अगर पूछेगा वर्तमान में आपके लोकसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या मेरे प्यारे भाई, क्या नाम है इनका, ओम बिड़ला। क्या, ओम बिड़ला। ये तो सभी को याद होगा यार, जनरल चीजें हैं, लेकिन कभी तब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन कोई ना कोई गलत करके चला ही आता है। तो चाहे इजी हो चाहे टफ हो, वो चीजें मायने नहीं रखता है, बस आपको जानना है कि ये होता है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए आपसे क्या कह रहा है भाई, कह रहा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है। कह रहा विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य करते हैं, जनता करती है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, या आपका लोकसभा करता है। बताइए क्या हो जाएगा आपका सही जवाब मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो देखिए राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है, राज्यसभा की बात करता है, एक बार कमेंट करके जरूर बताना इसका जवाब आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है, जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो राज्यसभा के सदस्यों का क्या करते हैं भैया, निर्वाचन करते हैं। इसको भी क्या करना मेरे प्यारे भाई आप याद कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है ना। चलो अब एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, राज्यसभा की बात, जैसे ही राज्यसभा की बात आती है, राज्यसभा के बारे में आप देख सकते हैं क्या क्वेश्चन आपके राज्यसभा से बनते हैं, ठीक है। जैसे राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा क्या है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, ठीक है, के सदस्यों का कार्यकाल की बात करेगा तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है मेरे प्यारे भाई, ये आपके 3 वर्ष का होता है। कितना भैया, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना, 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष, ठीक है, 6 वर्ष का होता है। और प्रत्येक जितने सदस्य इसमें आपके रिटायर होते हैं उतने आपके पद धारण कर लेते हैं। जबकि राज्यसभा संविधान के
संविधान के आर्टिकल 80 में, संविधान के आर्टिकल 80 में क्या किया गया है, 80 में उल्लेख किया गया है, ठीक है, 80 में उल्लेख किया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और एक क्वेश्चन राज्यसभा से और बता दूं, बताओ राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। ऐसे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का जो प्रधान सभापति होता है कौन होता है भैया, आपका उपराष्ट्रपति। कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका देखिए क्या करा है, 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था, बताइए। सर्वप्रथम जो केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था ये 1947 में किसने भैया आपका बजट प्रस्तुत किया था, बताइएगा। ये करा आपका इंदिरा गांधी ने बजट पेश किया था, मोरारजी देसाई, आर के खनमुकम चेट्टी या जान मथाई। बताइए मेरे प्यारे भाई क्या आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बिल्कुल पता होगा 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था, तो आर के खनमुकम चेट्टी जी को आप याद कर लेना। क्या नाम इनका, आर के खनमुकम चेट्टी। और आर के खनमुकम चेट्टी की बात करेंगे, इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था, केंद्रीय बजट को पेश किया था। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया भाई क्या किया था, इन्होंने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट को आपका पेश किया था। इसको आप जरूर से जरूर आप याद रखेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 आप देखिए क्या कह रहा है आपसे। लोकसभा सीटों की संख्या 1973 में 525 से बढ़ाकर आपका कितना कर दिया गया था, बताइए। लोकसभा की सीटों की संख्या 1973 में जो है 525 से बढ़ाकर कितना कर दिया, या आपका कह रहा है 560, 555, 550 या आपका 545। बताइए लोकसभा सीटों की संख्या 1973 में 525 से बढ़ाकर ये आपका कितना कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस आप अपने आप कर जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भैया, कितना है आपका 545। कितना भैया, 545। तो आपको बिल्कुल पता होगा, देखिएगा इसमें, देखिए क्वेश्चन आपसे क्या करें 545। तो लोकसभा सीटों की संख्या 73 में 525 से बढ़ाकर कितना कर दिया भैया, आपका 545 कर दिया गया है। इसको भी आप क्या करेंगे, आप याद कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कौन से बिल को राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता भाई, बताइए। कौन से बिल को राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता, कौन सा, संविधान संशोधन का बिल है, साधारण बिल है, बुनियादी बिल है या आपका पूंजी बिल है। तो आपको बिल्कुल पता है जो आपका एक पूंजी बिल होता है, पूंजी बिल, और इसी पूंजी बिल को क्या किया जाता है, पूंजी बिल को ये आपका राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता है। फोर्थ वाला ऑप्शंस क्या हो जाएंगे आपके, बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भाई, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर क्या कर रहा है, यह कह रहा है धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है, बताइए। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है भाई, आपका 12 दिन दिया जाता है, 13 दिन, 14 दिन या आपका 15 दिन। बताइएगा धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय आपका दिया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बिल्कुल कर जाओगे मेरे प्यारे भाई इसको, क्वेश्चन को। ये क्या हो जाएगा, कितने दिन का समय लगता है, 14 दिन। 14 दिन याद करना मेरे प्यारे भाई, क्या है आपका 14 दिन। और 14 दिन की बात करें यानी कि धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय आपका दिया जाता है, तो राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है भैया, 14 दिन का समय दिया जाता है। कितना, 14 दिन का समय दिया जाता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है आपका संसद की किस समिति के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। फटाफट हम प्रैक्टिस से सॉल्व करें, जल्दी से बताइएगा। ये कह रहा है संसद के किस समिति के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है, बताइए किसकी अधिक है। यह कह रहा है सार्वजनिक संस्थान समिति की या कार्य मंत्रणा समिति की, प्राक्कलन समिति की या आपका लोक लेखा समिति की। एक बार जरूर से फटाफट कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा आपका सही जवाब।
हाँ देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ये कह रहा है संसद की किस समिति के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। तो कह रहा है सार्वजनिक संस्थान समिति, कार्य मंत्रणा समिति, प्राक्कलन समिति या आपका लोक लेखा समिति। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, ये किसमें सदस्यों की संख्या आपका सर्वाधिक है। तो आपको बिल्कुल पता होगा ये प्राक्कलन समिति है ना, कौन सा प्राक्कलन समिति। और प्राक्कलन समिति में क्या है, सदस्यों की संख्या क्या है भैया आपका सर्वाधिक है, ठीक है ना। प्राक्कलन समिति में क्या है, सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। इसको भी क्या करना मेरे प्यारे भाई आप याद कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन मैं थोड़ा सा आपसे बताना चाहूंगा। अभी देख सकते हैं कि अगर हम थोड़ा सा प्राक्कलन समिति की बात करें या तो आपसे लोक लेखा समिति की बात करें, दोनों समितियों को आप याद रखेगा, ठीक है। जैसे अगर प्राक्कलन समिति की बात करेगा, प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है ये भी आप याद कर लो एक बार जल्दी से। सदस्यों की संख्या, प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है भाई आपके 30 सदस्य होते हैं। कितने, 30 सदस्य होते हैं। और ये जो 30 सदस्य होते हैं ना, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, किस सदन से, लोकसभा के, ठीक है ना, लोकसभा के सारे सदस्य होते हैं। इसमें कितने भैया, 30 सदस्य, बिल्कुल याद रखना। इस समिति का नाम क्या है, प्राक्कलन समिति, ठीक है। जबकि अगर आपसे लोक लेखा समिति की बात करेगा, भाई याद कर लो यार, जो बता रहा हूँ ईमानदारी के साथ थोड़ा सा पढ़ लीजिए, 100% सफलता आप सुनिश्चित कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी सदस्यों की संख्या 30 सदस्य है। और लोक लेखा समिति की बात करेगा तो लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या आपका कितने सदस्य हैं, टोटल 22 सदस्य। कितना भैया, 22 सदस्य हैं। जो इन 22 सदस्यों में आपके दोनों सदनों से हैं, 15 आपके क्या हैं भैया, लोकसभा से हैं, 15 लोकसभा से हैं। और आपके जो 7 हैं वो क्या है भैया, राज्यसभा से हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसको आप याद रखिएगा, 15 आपके लोकसभा से और 7 जो है 15 आपके लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। तो कितने सदस्य हो गए भैया आपके, 22 सदस्य हो गए। इनको आप याद करना, लोक लेखा। तो इसमें देखो 22 है और इसमें आपके 30 है, तो भैया सर्वाधिक कौन सा हो जाएगा आपका, सर्वाधिक 30 सदस्य वाला आपका प्राक्कलन समिति, ठीक है। चलो समझ में आया कि नहीं। एक क्वेश्चन मैं आपसे बता दूं कि देखिएगा, लोक लेखा समिति की अगर बात करेंगे, लोक लेखा समिति का 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था, किसका, लोक लेखा समिति का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आप इससे पहले थोड़ा सा देख लीजिए, कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अभी ज्वाइन करिए, आप हिंदी नितिन सर के साथ पढ़ सकते हैं। टॉप सेलिंग कोर्स है आपका फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, हिंदी व्याकरण आपका। इसमें देखिए खास बात क्या है, 130 प्लस आपके वीडियो लेक्चर मिल रहे हैं, 3000 प्लस क्विज आपकी प्रैक्टिस कराई जा रही है। ऑफलाइन आपका डाउनलोडिंग सिस्टम भी है, जिससे कि आपको पढ़ने में, गाँव के बच्चों को भी पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप इसको क्या कर सकते हैं, आप बेहतरीन तरीके से बैच से आप जुड़ के अपनी तैयारी को क्या कर सकते हैं भैया, मजबूत बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आपसे क्या कह रहा है भाई, यह कह रहा है आपका अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है, बताइए। अवित्तीय विधेयक को जो है, अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है मेरे प्यारे भाई, बताओ। राष्ट्रपति कितनी बार आपका लौटा सकता है, करा 1 बार लौटा सकता है, 2 बार लौटा सकता है, 3 बार, या आपका 1 बार भी नहीं। तो देखिए अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार आपका लौटा सकता है मेरे प्यारे भाई, फटाफट कमेंट करके बताना ये कितनी बार। तो 1 बार, कितना भैया, 1 बार। तो अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है, तो 1 बार लौटा सकता है। इसको भी क्या करना मेरे प्यारे भाई आप याद रख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यह कह रहा है भैया, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह कह रहा है हमारे संविधान के अनुसार जो राज्यसभा का कार्यकाल क्या है, 2 वर्ष में 1 बार समाप्त हो जाता है, या प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, या प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है, या समाप्त होने का विषय ही नहीं है, या समाप्त होने का विषय ही नहीं है। फटाफट कमेंट करके मेरे प्यारे भाई बताइए क्या हो जाएगा आपका। कह हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का जो कार्यकाल है ये कितने दिन का होता है भैया, तो आपको बिल्कुल पता है ये समाप्त होने का ये विषय ही नहीं है, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष बाद जितने सदस्य आपके रिटायर होते हैं उतने ही सदस्य आपके इसमें पद धारण कर लेते हैं, और इसीलिए ये क्या है, समाप्त होने का विषय ही नहीं है। चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और राज्यसभा आप लोग जानते हैं ये एक कैसा सदन है भैया, एक अस्थाई सदन कहलाता है। एक भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है, कैसा सदन कहलाता है, एक अस्थाई सदन आपका कहलाता है, जो संविधान के आर्टिकल 80 में क्या किया गया है, इसका उल्लेख किया गया है, तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन नंबर 17। ये कह रहा है स्थानीय स्वशासन की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, बताइए फटाफट। ये कह रहा है स्थानीय स्वशासन की जानकारी
तो स्थानीय स्वशासन की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? इस क्वेश्चन का आप लोगों ने प्रैक्टिस से खूब किया होगा, लेकिन फिर हम आपसे बता दे रहा हूं क्या हो जाएगा आपका। कह रहा हाथी गुफा अभिलेख है, मास्की अभिलेख है, उत्तर मेरूर अभिलेख है या आपका जूनागढ़ अभिलेख है? तो बिल्कुल पता होगा मेरे प्यारे भाई, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका। ये क्या है आपका उत्तर मेरूर अभिलेख। क्या है? उत्तर मेरूर अभिलेख। और उत्तर मेरूर अभिलेख में स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। और स्थानीय स्वशासन की अगर बात करेंगे प्राचीन काल में शुरुआत आपके चोलवंशों ने किया था, और आधुनिक काल की बात करेंगे इसकी शुरुआत आपके लॉर्ड रिपन ने किया था। तो बिल्कुल स्थानीय स्वशासन को आप याद रखिएगा, है ना। इसके साथ साथ आप थोड़ा सा आगे बताएंगे, आगे पंचायत से क्वेश्चन है उसको हम बताते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भाई? कह रहा यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर आपके निर्वाचन होंगे? बताइए, यदि पंचायत आपकी भंग होती है तो किस अवधि के अंदर आपके निर्वाचन होंगे? बता दो एक बार। कह रहा 1 माह के अंदर, 3 माह के अंदर, 6 माह के अंदर या आपका 1 वर्ष के अंदर? बताइए कितने वर्ष के अंदर भैया ये आपके निर्वाचन होंगे? तो 6 माह के अंदर। कितना मेरे प्यारे भाई? 6 माह के अंदर क्या होंगे? निर्वाचन होंगे। यदि पंचायत अगर भंग होती है तो कितने अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो आपके 6 माह के अंदर क्या हो जाएंगे? ये निर्वाचित होंगे। इनको आप याद रखिएगा, है ना। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था? बताइए, वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था। बताओ क्या हो जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, गुजरात है या आपका राजस्थान है? क्वेश्चन नंबर 19 आप फटाफट बताना मेरे प्यारे भाई, क्या हो जाएगा आपका सही जवाब, ठीक है। तो बताइए, कर आपका वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था? भाई पंचायती राज बिल्कुल बताइएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होगा, बड़ा चर्चा में रहा ये विषय आपका। ये कह रहा है पंचायती राज की बात, तो पंचायती राज स्वीकार आपका कौन सा राज्य हो जाएगा? राजस्थान। कौन सा? राजस्थान राज्य में क्या है, यानी कि सबसे पहले आपका राजस्थान का कौन सा स्थान था? आपका राजस्थान का नागौर जिला। कौन सा जिला है? राजस्थान के नागौर जिले में। और राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले क्या किया गया था? पंचायती राज की शुरुआत आपका किया गया था। तो बिल्कुल इसको आप जरूर से जरूर याद रखेगा। पंचायती राज की बात करेंगे तो बताओ किस अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है? तो 11वीं अनुसूची में। किसने भैया? 11वीं अनुसूची में किसकी बात किया गया है? पंचायती राज की बात किया गया है। जबकि अगर हम थोड़ा सा अगर बात करेंगे कितने विषय आपके पंचायती राज के दिए गए हैं, तो 29 विषय आपके पंचायती राज के आपके दिए गए हैं। इस क्वेश्चन पे याद रखिएगा। बात पंचायत की आ जाती है भाई, तो ग्राम पंचायतों का गठन बता दो संविधान के किस आर्टिकल में उल्लेख आपका किया गया है? बात कर रहा है ग्राम पंचायतों के गठन की, तो आर्टिकल 40 क्या करता है? ये ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता मेरे प्यारे भाई, इसको भी आप याद रख लीजिएगा, है ना। और अगर पंचायत से क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन और बन सकता है। तो बताइए कि पंचायती राज दिवस आपका कब मनाया जाता है? जो पंचायती राज दिवस है यह प्रत्येक आपका 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। कब मनाया जाता है मेरे प्यारे भाई? प्रत्येक 24 अप्रैल को। और प्रत्येक 24 अप्रैल को क्या किया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्या? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाई इसको आप जरूर से जरूर आप याद रख लीजिएगा। हर समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुत किया था? तो आपको बिल्कुल पता, अशोक मेहता समिति की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया आपका? द्विस्तरीय। क्या है आपका? द्विस्तरीय, ठीक है ना। द्विस्तरीय आपका किया था, बिल्कुल याद रखना, अशोक मेहता समिति में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या करे आपसे। क्वेश्चन नंबर आपका 21 क्या करे भैया? पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के लिए अनुशंसा किया गया था। बताइए किसकी अनुशंसा पर आपका पंचायती राज व्यवस्था आपका किया गया था? यह कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, या क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा, या 1957 की बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट द्वारा। तो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के अनुशंसा ये आपका किसके द्वारा किया गया था मेरे प्यारे भाई? बताइएगा किसके द्वारा किया गया था? तो आपको बिल्कुल पता है, बड़ा ही फेमस 1957 की बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर। क्या है? 1957 की बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट द्वारा ये क्या किया जाता है? पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना आपका किया जाता है। इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। इससे पहले आप थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन लीजिए वीडियो के एग्जाम के लिए। जिसका वीडियो का एग्जाम होगा बिल्कुल आप देख सकते हैं। 115 मॉक टेस्ट आपकी कराई जा रही है विद वीडियो सॉल्यूशन। ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप इस बैच से आप जुड़ सकते हैं। इसकी फीस है मात्र 249 रुपए।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या करे भाई। क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है आपसे कि पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आपका आधारित है। बताओ एक बार जल्दी से। कह रहा है पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब आप बेहतरीन तरीके से आप दे सकते हैं भाई। एक बार बता दीजिएगा क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल पता होगा मेरे प्यारे भाई, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। तो क्या हो जाएगा, विकेंद्रीकरण की हम बात करें। किसकी बात, विकेंद्रीकरण। तो पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आपका आधारित है, विकेंद्रीकरण पर आधारित है। इसको भी क्या करना मेरे प्यारे भाई, आप याद कर लीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, नगर पालिका कमेटी का प्रधान कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे आता है। कर आपका नगर पालिका कमेटी का प्रधान आपका कहलाता है क्या, पार्षद, कलेक्टर, अध्यक्ष या मेयर। तो आपको बिल्कुल पता होगा नगर पालिका का जो आपका कहलाता है वो क्या कहलाता है भैया, नगर पालिका कमेटी का प्रधान आपका नगर पालिका अध्यक्ष कहलाता है। क्या, नगर पालिका अध्यक्ष। बिल्कुल याद रख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या कहलाता है आपसे, नगर पालिका अध्यक्ष कहलाता है, नगर पालिका अध्यक्ष कहलाता है। इसको भी क्या करिएगा, आप याद कर लीजिएगा, है ना। अब देखो जैसे नगर पालिका की बात करें, किस अनुसूची में उल्लेख आपका किया गया है, तो 12वीं अनुसूची में। कितना है, 12वीं अनुसूची में किसका उल्लेख आपका किया गया है, या आपका नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। जबकि इस 12 विषय में, यानी कि इस 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय आपके दिए गए थे, कुल 18 विषय आपके दिए गए हैं। बिल्कुल उसको आप जरूर से जरूर आप याद रखिएगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या करा भाई। करा, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर आपके निर्वाचित हो जाएंगे। फटाफट प्रैक्टिस करिए, मजा आ रहा है ना। ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छी तैयारी हमारी अपने आप हो जाएगी भाई। ये करा आपका, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे। करा 1 माह के लिए, 3 माह, 6 माह या आपका 1 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 24 आप देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई, ये क्या हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, तो बताइए कितना हो जाएगा। तो 6 माह के लिए, यदि पंचायत आपकी भंग होती है तो किस अवधि के लिए, तो भैया 6 माह के लिए। कितने अवधि के लिए, 6 माह के लिए क्या होंगे भैया, इसमें निर्वाचन होंगे। ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आप देखिए क्या करा है। राष्ट्रपति का अध्यादेश अधिकतम कितनी अवधि के लिए आपका लागू रहता है। बताइए, राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है, अध्यादेश जो है ये अधिकतम कितनी अवधि के लिए लागू रहता है। तो भैया बता दो, 3 माह के लिए, 6 माह प्लस 6 सप्ताह, 6 माह या अनिश्चित काल के लिए। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश अधिकतम कितनी अवधि के लिए लागू रह सकता है। इस क्वेश्चन का जवाब सभी को देना है भैया। बताओ कितने अवधि के लिए आपका होता है। तो भैया 6 माह या 6 सप्ताह। बिल्कुल दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 6 माह या आपका 6 सप्ताह तक आपका अध्यादेश, यानी कि अवधि, इतने अवधि तक आपका रह सकता है। ठीक है, तो देखो जो अध्यादेश होता है, अध्यादेश का मतलब क्या हो गया। अध्यादेश अगर आपके संसद सत्र में ना हो, संसद सत्र में ना हो और कोई कानून बनाना आपका अनिवार्य हो गया हो, तो क्या किया जाएगा। संसद सत्र में ना हो और कोई कानून बनाना आपका अनिवार्य हो गया हो, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत क्या करेगा, अध्यादेश जारी कर देगा। आर्टिकल 123 के तहत क्या करेगा भैया, अध्यादेश। और अध्यादेश आर्टिकल 123 के तहत जारी करके क्या करता था भैया, अध्यादेश जारी करके इसे, यानी कि अध्यादेश जारी करके कानून आपका बना देता है राष्ट्रपति। बिल्कुल याद रख लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो भैया। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। बताइए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल के सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, या दिल्ली और पुडुचेरी को विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। बता दो भैया क्या हो जाएगा, कूट के द्वारा इसका चयन करना है और बताना है भाई क्या आपका सही जवाब होता है। ठीक है, चलिए बताइए। अभी देखिएगा, ये कह रहा है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भैया आपका पार्टिसिपेट करते हैं। बिल्कुल यार, निर्वाचित सदस्य तो आपको करते ही है। ये कह रहा है राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल के तो होते नहीं इसमें, है ना, संसद के होते हैं। फिर कह रहा है सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी आपके हैं विधानसभाओं के, या दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी। यानी कि क्या हो जाएगा, 1 3 4। देखो 1 3 4 किसमें, 1 3 4, ये चौथा वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भैया, राइट हो जाएगा। चौथा वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलो भैया अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर आपका 27 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए आपसे क्या कह रहा है भाई। कह रहा है आपका संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन स्थितियों की कल्पना की गई है। बताइए कितने प्रकार की आपातकालीन स्थितियों की कल्पना की गई मेरे प्यारे भाई। तो 3 प्रकार की, कितने, 3 प्रकार की आपकी कल्पना किया गया है। ठीक है, तो देखिए 3 प्रकार के कौन कौन से हैं इसको आप देख लीजिए। ठीक है, वो 3 प्रकार के आपके कौन कौन से हैं आप बिल्कुल देख सकते हैं।
हाँ देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 ये कह रहा है भैया संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन स्थितियों की कल्पना की गई है? तो 3 प्रकार के आपातकालीन की व्यवस्था किया गया। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं आप देख लीजिए। सबसे पहला क्या है आपका, एक हो जाता है क्या भैया, देखिए आपातकालीन 352 आर्टिकल देख लो, आर्टिकल अपने आप याद हो जाएगा। 352, 356 और 360, ठीक है। तो 352 में क्या है आपका राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रीय आपात आपका आर्टिकल 352 में। और 356 में क्या है आपका राष्ट्रपति शासन है आर्टिकल 356 में। और ये इसमें क्या है आपका वित्तीय आपात, क्या वित्तीय आपात, ठीक है, याद कर लेना भाई। अब देखो आपातकालीन से क्वेश्चन है तो भैया रट जाएगा एकदम, मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। ये देखिए ये राष्ट्रीय आपात कितनी बार हुआ? राष्ट्रीय आपात आपका 3 बार आपका लग चुका है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रपति शासन आपका 100 से अधिक बार लग चुका है, 100 से अधिक बार, 100 से अधिक बार हो गया, ठीक है। 100 से अधिक बार की बात, या ये अगर पूछेगा राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लगा था तो आप याद रखना कहाँ पर भैया, आपको किस राज्य में लगा था भैया? तो पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब में क्या लगा था सबसे पहले आपका राष्ट्रपति शासन। लेकिन सर्वाधिक अगर पूछेगा राष्ट्रपति शासन आपका किस राज्य में लगा है, सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन, तो ये भी आप याद रखना सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। कितनी बार आपका? 10 बार आपका लग चुका है। कितनी बार भैया? 10 बार आपका लग चुका है। इसको आप याद कर लेना। ये देखो इसे कहते हैं राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। समझ में आया? वित्तीय आपात बताओ कितनी बार लगा? 1 बार भी नहीं लगा, ये भी आप याद रखेगा, 1 बार भी नहीं लगा है, 1 बार भी नहीं लगा है, ठीक है, 1 बार भी नहीं लगा है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर आ गया है। कह रहा भारत एक संसदीय लोकतंत्र है क्योंकि राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं, या संसद के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है, या केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट रूप से बंटवारा किया गया है। बताना मेरे प्यारे भाई ये क्या आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बताओ फटाफट एक बार क्या राइट हो जाएगा, क्योंकि आपका क्या जवाब हो जाएगा बताइए। भारत एक संसदीय लोकतंत्र है क्योंकि राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं है। ये क्वेश्चन समझो। या कह रहा है संसद के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। संसद के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से या कार्यपालिका संसद के प्रति आपका उत्तरदायी होता है। कार्यपालिका मतलब क्या हो गया? कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सब संसद के प्रति उत्तरदायी, या केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट रूप से बंटवारा आपका किया गया है, ठीक है, स्पष्ट रूप से आपका बंटवारा किया गया है। इस क्वेश्चन का आप जवाब बेहतरीन तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा भारत एक संसदीय लोकतंत्र है। राष्ट्रपति इसमें देखिए संसद के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से आपके निर्वाचित होते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल संसद के सदस्य किसके द्वारा? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन इससे पहले देख लीजिए, अभी देखिए आपका टॉप सेलिंग कोर्स है सामान्य हिंदी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नया बैच आपका प्रारंभ हुआ है। इसमें आपके मिलते हैं, इसमें 30 आपके वीडियो लेक्चर, 3000 क्विज प्रैक्टिस या ऑफलाइन डाउनलोड आपका डाउनलोडिंग सिस्टम भी है। तो बिल्कुल देख सकते हैं टॉप सेलिंग आपका कोर्स है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 29। यह कह रहा है भैया आपका अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपात स्थिति की घोषणा होने पर राज्य पर शासन आपका कौन करता है? 52-56, ठीक है ना। घोषणा कौन करता है भैया? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। बताइए भैया कौन आपका करता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो बताइएगा। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन करता है भैया? यानी कि उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, ये आपात स्थिति की घोषणा होने पर राज्य पर शासन आपका करता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसको आप जरूर मेरे प्यारे भाई आप क्षमा चाहता हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है ये। कह रहा है भैया आर्टिकल 356 के अंतर्गत आपात स्थिति में यानी कि घोषणा होने पर जो है आप कौन शासन करता है आपका? बताइए आपका, ठीक है। आपात स्थिति में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या उच्च न्यायालय का आपका मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन आपका शासन करता मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो देखिएगा
ठीक है, कौन शासन करेगा? तो कौन करेगा भैया? आपका राज्यपाल। कौन करेगा भैया? राज्यपाल। तो मैं आपको बता दूं, जो केंद्र की जो राज्य की सारी शक्तियां होती है राज्यपाल में निहित हो जाती हैं। ठीक है, राज्यपाल, और राज्यपाल ही क्या करता है? वो शासन करता है। और आर्टिकल 155 के तहत, आर्टिकल 155 के तहत जो आपका राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भैया? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसको भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या कह रहा है भाई? यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को कार्यालय रिक्त है तो कौन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा भैया? कौन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा? भारत के प्रधानमंत्री, या भारत के लोकसभा अध्यक्ष, सत्तारूढ़ पार्टी का सबसे वरिष्ठ सदस्य, या भारत का मुख्य न्यायाधीश? बताइए, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यालय रिक्त है, कौन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर आपका काम करेगा भैया? तो बिल्कुल बता देना कौन काम करेगा। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, आप लोगों को बिल्कुल पता होगा कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश आपका करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? भारत की समेकित निधि से व्यय किसके अनुमोदन से किया जाता है? बताइए, भारत की समेकित निधि से व्यय किसके अनुमोदन से किया जाता है भाई? कह रहा नियंत्रक एवं माल्यका परीक्षक, लोकसभा स्पीकर, संसद, या आपका राष्ट्रपति? किसके द्वारा आपका किया जाता है भाई? तो बिल्कुल बताए ना, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा भाई? इसलिए देखिए, भारत की समेकित निधि पर व्यय किसके अनुमोदन से आपका किया जाता है? समेकित अनुमोदन की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को अगर ध्यान से समझो मेरे प्यारे भाई तो आप बिल्कुल कर जाओगे भाई। किसके? यानी कि संसद आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? संसद। तो भारत की समेकित निधि से व्यय किसके अनुमोदन से किया जाता है? संसद के अनुमोदन से किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 यह कह रहा है आपका कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय किसके द्वारा आपका किया जाएगा? बताइए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा? वित्त मंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यसभा अध्यक्ष के द्वारा, या आपका लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा? बताइए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय किसके द्वारा आपका किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 32 आप देख सकते हैं भैया किसके द्वारा आपका किया जाएगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल पता है इसका निर्णय किसके द्वारा। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, ये भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, जो आपका आर्टिकल 110 में क्या किया गया है? उल्लेख आपका किया गया है। किसमें भैया? आर्टिकल 110 में। ठीक है, तो बिल्कुल आप याद कर सकते हैं, यानी कि धन विधेयक की ये बात करता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है भैया। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाया जाता है? तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 61 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति के विरुद्ध क्या किया जाता है? महाभियोग लगाया जाता है। उनको महाभियोग यानी कि हटाने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में 34 देखिए क्या कह रहा है। यदि भारत का प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है तो इसे किसका त्यागपत्र माना जाएगा? बताइए, किसका त्यागपत्र माना जाएगा? फटाफट एक बार कमेंट करके बताना मेरे प्यारे भाई, ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है ना, तो ये यदि भारत का प्रधानमंत्री है और भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो किसका माना जाएगा? ये आपका संपूर्ण मंत्रिपरिषद का, यानी कि त्यागपत्र आपका माना जाएगा। क्या? संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नितिन सर की है डिटेलिंग बुक्स आप पढ़ सकते हैं, सामान्य हिंदी, ज्योग्राफी, राजव्यवस्था जैसे सब्जेक्टों को बेहतरीन तरीके से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या तो आप स्टडी 91 का ऐप डाउनलोड करिए, उसके माध्यम से आप इस चीजों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, कह रहा राष्ट्रपति का आपका देखिएगा ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? राष्ट्रपति का समयकाल पूर्ण होने से पूर्व उन्हें हटाने की प्रक्रिया का प्रारंभ आपका कौन कर सकता है? बताइए, उन्हें हटाने की प्रक्रिया का प्रारंभ कौन कर सकता है? संसद सदस्य है, सामान्य नागरिक है, सर्वोच्च न्यायालय है, या आपका लोकसभा है? क्वेश्चन नंबर 35 आप देख सकते हैं भैया, कौन कर सकता है मेरे प्यारे भाई? जल्दी से बताना क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो जो संसद सदस्य है, संसद सदस्य ये राष्ट्रपति की समय काल पूर्ण होने से पूर्व उन्हें हटाने की प्रक्रिया का प्रारंभ आपका करता है संसद सदस्य। इसको आप जरूर से जरूर आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 36 भैया ये कह रहा है राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। राज्य में धन विधेयक किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? दोनों में से किसी भी सदन में, या दोनों सदनों में से एक साथ, केवल विधानसभा में, या केवल उच्च सदन में? बताइए, राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। बताइए, धन विधेयक भैया, धन विधेयक केवल आपके निम्न सदन हो जाएगा ना, दोनों सदनों में से एक साथ, या केवल विधानसभा, या केवल उच्च सदन? देखिए राज्य में धन विधेयक भैया क्या हो जाएगा? राज्य में तो केवल आपका विधानसभा, राज्य पूछा है ना, तो राज्य पूछा है तो क्या हो जाएगा? केवल विधानसभा हो जाएगा है।
समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। चलो भैया अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन नंबर 37 आपसे क्या करा है, यह करा है यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? बताओ, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो ये अपना त्यागपत्र किसको देता है? मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उपाध्यक्ष को, या भारत के राष्ट्रपति को? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई आपके एग्जाम के लिए, और चाहे तो आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप आंसर कर देते हैं, ठीक है ना, कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा भैया? उपाध्यक्ष, है ना, इसको भैया उपाध्यक्ष याद कर लेना। तो राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो उपाध्यक्ष को देता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, ये कह रहा है राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है। तो बताइए राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण आपका कौन रखता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य वित्त सचिव, या उपरोक्त में से कोई नहीं? फटाफट मेरे प्यारे भाई जल्दी से बताना। तो बिल्कुल याद रखिएगा, राज्यों के वित्तीय लेखा पर नियंत्रण आपका कोई नहीं करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या करा राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपका लगाया जाता है? बात करता है किसकी? राष्ट्रपति शासन की। तो राष्ट्रपति शासन आपका कौन सा है? आपका 352 आपका राष्ट्रीय आपात हो जाता है, राष्ट्रीय आपात, ठीक है। राष्ट्रीय आपात आपका 352, 356 क्या है आपका? राष्ट्रपति शासन। क्या? राष्ट्रपति शासन क्या है आपका? आर्टिकल 356 है, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल 356 के तहत आपका लगाया जाता है, और इसमें क्या है आपका? वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, ठीक है। इसको आप जरूर से जरूर मेरे प्यारे भाई आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, एक नई पहचान अपनी हिंदी गेट 299 जब पढ़ेंगे अपनी हिंदी ऑर्डर करने के लिए आप बिल्कुल ऑर्डर कर सकते हैं। ये आपका बुक दिया गया है, और इस बुक को क्या करिएगा, इसमें देखिए खास बात यह है इसमें 5000 आपके अभ्यास प्रश्न दिए हैं जो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये कॉन्टैक्ट नंबर, इस कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट करके आप इस बुक को बेहतरीन तरीके से मंगा लीजिए, ठीक है। तो चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके टॉप 14 क्वेश्चन को हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया है, और आज फिर मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक पर, और चौथे आपके वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे। इन 5 घंटे की जो सेशन चल रहा है ना, 3 आपका कंप्लीट हो गया, चौथे में हम आपको एक से बढ़कर और टॉप के क्वेश्चन लेके आएंगे। उस क्लास को भी क्या करिएगा, आप अटेंड करिएगा। सभी मेरे प्रेक्षकों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, गुड बाय।